हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माई सेल्फ अतुल सांबरिया। एंड हमारी जो यूनाइटेड नेशन की जो सीरीज चल रही थी, हम उसके आज एक कंक्लूजन में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद थ्योरी की हमारी ये लास्ट क्लास होगी। इसके बाद जो बाकी फंड्स एंड प्रोग्राम्स जितने बचे हुए हैं वो हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज के थ्रू ही उसका सारा का सारा काम आपको वो वहीं की वहीं आपका वहां से कवर हो सकता है। सो दिस इज आवर लास्ट क्लास। और आज हम दो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन है वो कवर करने वाले हैं। कल रुचिका मैम ने आपको यूनेस्को पढ़ाया था। आज दो और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो आजकल बहुत न्यूज में, हम आप उन दोनों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में चार्ट मैं हमेशा दिखाता हूं। दैट इज समथिंग विच यू नो। ये वाला जो पार्ट है ना, प्रोग्राम्स एंड फंड्स वाला, प्रोग्राम्स एंड फंड्स वाला, ये हम बाद में ये एज एमसीक्यू कवर करेंगे। एमसीक्यूज के थ्रू आपका ये पूरा का पूरा एक डब्बा ये कवर हो जाने वाला है आपका। ओके, उसके अलावा ये हम कर चुके प्रिंसिपल ऑर्गन्स, हम कर चुके सारे के सारे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। एंड अभी हम इस पे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के ऊपर हैं, जो इसमें सारी हम नहीं कवर करने वाले। जो जो इंपॉर्टेंट है हम वो कवर ऑलरेडी कर चुके। आज हम जो कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड वन इज अवर WHO। ये दोनों, और इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है और अभी रिसेंटली इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे हम आज कवर करेंगे पंजाब PCS के लिए। सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को जितना शेयर आप कर सकते हैं आप करिए अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं आपके, जो अदर एस्पिरेंट्स हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस लेक्चर, आपको पता ही है, इन दिस लेक्चर we will cover, okay, yes, in this lecture we are going to cover food and agriculture organization and second is world health organization। ये WHO, ये दोनों को हम कवर करने वाले हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं अपन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, FAO से। ओके, FAO तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। व्हाई? बिकॉज इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर जीरो हंगर। ओके, इट इज वर्किंग फॉर जीरो हंगर। इनका जो गोल है वो है जीरो हंगर, कि दुनिया में भूख बिल्कुल मिटा ही देंगे हम। कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई इंसान भूखा नहीं रहेगा। ओके, इनका मेन एम क्या है? टू गिव जीरो हंगर। और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इसके गोल पर बढ़ने से पहले आपको कुछ इसके बारे में बेसिक बातें बता देता हूं, बिकॉज PPSC के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो स्टार्टेड इन 1945। ओके, मैंने इससे पहले आपको बताया था ILO 1919 में स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड 1944 में कब स्टार्ट हुए थे? अपने जो वर्ल्ड बैंक है एंड IMF, एंड दिस स्टार्टेड इन 1945, 1945 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। ओके, अगेन हेडक्वार्टर ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड एजेंसी इज इन रोम, इटली के अंदर है। ओके, इटली के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है। ये बेसिक नॉलेज है, आपको ये पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली एम्स टू प्रोवाइड। तो मैंने आपको पहला एम तो आपको बता दिया कि इट एम्स टू प्रोवाइड जीरो हंगर, बट देयर आर अदर प्रोग्राम्स आल्सो व्हिच आर रनिंग हियर। ओके, तो सबसे पहला जो प्रोग्राम इनका जो चल रहा है वो चल रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन दिस, तो ये आपको पता होने है। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर इनका जो एम है ये है फिर जीरो हंगर, ये यहां पे आता है। ओके, इसके अलावा इनका जो और प्रोग्राम चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार न्यूज में आता रहता है, दैट इज कोडेक्स एलिमेंटोरियस। मे बी इसकी स्पेलिंग में गलत लिख दूं थोड़ी सी, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, कोडेक्स एलिमेंटोरियस ये दूसरा इनका प्रोग्राम है जो मेन चल रहा है। इन सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड जो इनका एक प्रोग्राम चल रहा है या फिर एक रिपोर्ट जो वो निकालते हैं, ओके ये अपना IPCC, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, IPCC ही लिखूंगा मैं, ये है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। ओके, IPPCC। IPP। इसके बाद में एक और ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं
चौथे नंबर पे, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो निकलती है, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी यही पब्लिश करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, जब आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इट इज ओनली लाइक एमसीक्यूजी, मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि इसमें आपके ये पूछा जाएगा आपसे। ओके, ज्यादा नहीं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे लेक्चर में। अभी हम जो मेन फोकस करेंगे, वापस हम करेंगे कोडेक्स पे। अब व्हाट इज दिस कोडेक्स एलिमेंटेरियस? सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है, ये जो एफएओ ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकेले इस प्रोग्राम को नहीं चला रही, ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, एक तरीके जो स्टैंडर्ड्स है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, अगर इंडिया को अपने मैंगो एक्सपोर्ट करने, इफ इंडिया वांट्स टू एक्सपोर्ट देयर मैंगोज, तो उनको जो फूड स्टैंडर्ड है, मतलब उसके अंदर कितना केमिकल, मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, कितने पेस्टिसाइड यूज हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर दिस कोडेक्स एलिमेंटेरियस। एवरी फूड, ओके, एवरी फूड, आई थिंक थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है, मैं कम करवा लेता हूं एक बार। एवरी फूड जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर हम खुद भी खा रहे हैं, दैट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ दिस ओनली। ओके, मतलब कि इन्होंने जो फूड स्टैंडर्ड सेट किया है, कोडेक्स ने जो फूड स्टैंडर्ड, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दो, ज्यादा, फूड हाइजीन स्टैंडर्ड्स, नेक्स्ट चीज ये है कि ये अकेले काम नहीं करता, एफएओ नहीं करता, ये जो काम कर रहा है, ये एफएओ के साथ डब्ल्यूएचओ मिलकर ये काम कर रहा है। इन दोनों ने मिलकर ये स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं, इन दोनों ने मिलकर ये स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं। अब देखो क्लियर दिख रहा है ना? हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो ये दोनों के दोनों ने ये यहाँ पे स्टैंडर्ड ये डेवलप किए हैं, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स हैं। इवेंचुअली आटा, दाल, सब्जी, सब जो भी चीज आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दुनिया के अंदर, अगर आपके जो फूड प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी की विद इन नहीं है, अगर आपके फूड प्रोडक्ट इनकी क्वालिटी के विद इन नहीं है, इन दैट केस आपको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके वहां पे माल जाके रिजेक्ट हो जाता है। अल्फांसो मैंगो इंडिया का रिजेक्ट हो जाता है कि वहां पे उसमें बीज थे। इसी तरीके से बहुत एग्जांपल आते रहते हैं। और यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस। यहां से वो क्वेश्चन बार बार पूछ सकते हैं, वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये कौन करता है, इसका काम क्या है, ये सब के सब, कि ये कोड किस चीज के लिए है, वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। एंड ये भी पूछ सकते हैं कि ये एफएओ ने अकेले निकालती है, लेकिन ये एफएओ प्लस डब्ल्यूएचओ दोनों मिलकर निकालते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है जो रिसेंटली, अब ये न्यूज में क्यों था इंडिया के अंदर, इंडिया के लिए न्यूज में क्यों था? इंडिया ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है, इंडिया रिसेंटली अडॉप्टेड दिस स्टैंडर्ड्स, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स फॉर कुछ पर्टिकुलर, ओके, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, वो आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं? जो सबसे पहले जो है, थोड़े दूसरे, कमिन्स, क्यूमिन्स बोलते हैं हम जिसको, ओके, ये है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे थाइम, थाइम होता है जो शायद थाइम होता है अपना अजवाइन का जो पत्ता होता है, उसको कहते हैं थाइम। आपको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो थाइम, थाइम के लिए इसको अडॉप्ट किया है। थर्ड उन्होंने क्या किया है? पेपर, लेकिन सिर्फ काली मिर्च नहीं, तीनों पेपर, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन पेपर, इन तीनों के लिए भी इंडिया ने रिसेंटली ये अडॉप्ट किया है। ये क्यों किया है? ये क्यों किया है? टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज हो जाए, वो कि हमारा जो माल है वो वहीं पे कहीं पे जाके रिजेक्ट ना हो। तो इंडिया ने रिसेंटली अपने इन प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस है, स्टैंडर्ड्स हैं जो, वो उन्होंने अभी रिसेंटली अडॉप्ट किए हैं। तो ये आपसे यहां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैं आपको सारा का सारा लेटेस्ट अपडेट के साथ करवा रहा हूं। ओके, स्टैटिक भी करवा रहा हूं, लेटेस्ट अपडेट के साथ भी करा रहा हूं, इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है? अगली एक और मैंने आपको नाम लिया था, आईपीपीसी, आईपीपीसी, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। ओके, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। ये इसका काम क्या है? ये फोकस करता है वाइल्ड प्लांट्स के ऊपर। किस पे फोकस करता है? वाइल्ड प्लांट्स के ऊपर। इश्यू ये हो रहा है कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इंसान जब से बना है, जब से इंसान बढ़ने लगा है, तब से वो व्हाट आर दे डूइंग, वो जो वाइल्ड एनिमल्स थे या फिर वाइल्ड प्लांट्स थे, उनको धीरे धीरे क्या, वो डोमेस्टिकेट कर रहा है अपने खाने के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कि हम गेहूं ज्यादा खाते हो तो हम क्या, एरिया क्लियर करके वहां पे गेहूं उगाने लग जाएंगे। फिर गेहूं के अंदर हमने अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करनी स्टार्ट कर दी है। ओके,
तो ये चीज क्या होती है कि जो वाइल्ड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, कि वाइल्ड प्लांट जो भी है आप उसको थोड़े प्रोटेक्शन की जरूरत है, अदरवाइज जो हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस है बहुत ज्यादा है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस जब होता है तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके हमारी वो फूड सिक्योरिटी, आगे जाके हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी इफेक्ट करता है। क्यों? इवन ये कवर करते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स को भी, यहां पे इस पे कवर करेंगे कल्टीवेटेड प्लांट्स को भी। वाई? देखिए जब भी हम वाइल्ड प्लांट्स की जगह सिर्फ कल्टीवेटेड प्लांट्स लगा देते हैं ना, तो देयर आर सम पेस्ट, कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो पहले टारगेट करते थे कुछ वाइल्ड पौधों को, बट नाउ दे आर टारगेटिंग व्हाट, अपने कल्टीवेटेड प्लांट्स। फिर हम क्या करेंगे, पेस्ट को मारने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे, फिर हम पेस्टिसाइड डालने स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेस्टिसाइड डालना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर हम अपने जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उनके अंदर अगर पेस्टिसाइड ज्यादा हो जाएंगे तो दे आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ एंड इवेंचुअली इट विल वायलेट कोडेक्स। ओके, इवेंचुअली इट विल वायलेट कोडेक्स। सो ये पूरी चेन है। कोडेक्स को कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करता है अपना आईपीसीसी, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। ये किसके थ्रू आता है? ये आता है अपने एफएओ के थ्रू, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये छोटी छोटी बातें 2-3 में ही आपका एफएओ कंप्लीट हो जाता है, इतनी कोई बड़ी उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका हेडक्वार्टर ही बहुत बार पूछा जाता है बिकॉज इट इज इन रोम। ओके, इसीलिए चलिए अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इसके अंदर एक और इन्होंने जो चलाया हुआ है वह ग्लोब फिश, ग्लोब फिश, ग्लोब फिश। अगेन ये बात करते हैं फूड की। अब आपको पता है कि फिश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है दुनिया में, काफी सारे देश है जो उनके लिए, बल्कि मैक्सिमम कंट्रीज के लिए फिश। अब इवेंचुअली क्या है कि बिकॉज ऑफ द अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, जो फिशेज हैं, जो फिशरी हमारा जो एक खाना है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो फूड सोर्स है वो एंडेंजर हो रहा है। तो वहां पे जो अपना एफओ है, नाउ दे आर टेकिंग सम स्टेप्स। ओके, दे स्टार्टेड व्हाट, इन्होंने एक यूनिट स्टार्ट की। क्या एक यूनिट है एफएओ के अंदर एक यूनिट है ग्लोब फिश करके। ग्लोब फिश क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है और उसको इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रही है कि किस तरीके से कहां पे कौन कौन फिश को बचाने की जरूरत है। ये सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं कर रहे कि फिश की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी है ना, इवेंचुअली दे आर टारगेटिंग दिस फूड सिक्योरिटी ओनली, दे आर टारगेटिंग दिस फूड सिक्योरिटी थ्रू द ग्लोब फिश। क्या कर रहे हैं? फूड सिक्योरिटी टारगेट कर रहे हैं। ओके, अब ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये एक रिपोर्ट निकालते हैं। फिर ये डाटा ले लिया, एनालिसिस कर दिया, आफ्टर दैट व्हाट दे गिव ए रिपोर्ट, ग्लोब फिश रिपोर्ट, ग्लोब फिश रिपोर्ट। इसके अंदर ये दुनिया में 14 मोस्ट ट्रेडेड मतलब कि फॉर एग्जांपल जापान से पैक होके कहां जा रही है? यूएस से जा रही है। दुनिया की सबसे ज्यादा खाए जाने वाली और सबसे ज्यादा ट्रेडेड मछलियां, उनका डाटा को ये एनालिसिस करते रहते हैं, कहीं उनकी मात्रा कम तो होती नहीं जा रही है, क्या वहां ओवर फिशिंग तो नहीं हो रही है, क्या अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है। ये सारी की सारी चीजें वो करते हैं। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक कि ग्लोब फिश रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, ओके, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये वो काम करता है। अब बात कर लेते हैं हम कि इंडिया के एफएओ के साथ कैसे रिलेशन है। क्या इंडिया का एफएओ के साथ कैसे रिलेशन है? तो इंडिया और एफएओ, इंडियन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली चीज ये है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दुनिया का। जीरो हंगर को जो मेंटेन मारता है ना, मतलब कि जीरो हंगर को का एम जो करता है, उसका सबसे मेन प्रोग्राम कौन सा है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। उसकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें हमेशा इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव रहता ही है। उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो, मतलब बोर्ड है जो उसका, उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर इंडिया को अभी 2020 और 2021 दोनों साल के लिए ऑलरेडी चुना जा चुका है। तो मतलब हमारा यहां पे रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है कि इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर द बोर्ड फॉर 2020 एज वेल एज फॉर द 2021, दोनों सालों के लिए इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, अब जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये कहां चलता है? एफएओ की काउंसिल है एक, और उस काउंसिल का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है कुछ इस तरीके से, मैंने डायरेक्ट बता दिया था, बट एफएओ की काउंसिल होती है और वो उस काउंसिल का जो मेन प्रोग्राम है वो है अपना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बट आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखना कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर जो मेन बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इंडिया इज पार्ट ऑफ दैट बॉडी। 2020 के लिए भी और 2021 के लिए भी रिसेंटली हुआ है, तो आपसे ऐसे करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है। अगली बात, अब इंडिया यहां बॉडी का पार्ट बन गया तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया रिक्वेस्टेड इट
कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बाजरा होता है ना अपना जो, या फिर और जो मोटा, ये कहते हैं मोटा अनाज बोलते हैं जिसको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को इंडिया के कहने पे एफएओ ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है विद इन द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विद इन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, क्यों? बिकॉज जो मिलेट्स हैं, पहली बात इसका होता है कि तो ये सेमी एराइड एरिया में भी बिना कम, जहां पे पानी कम है और थोड़ी मिट्टी कम उपजाऊ है जहां पे, वहां पे भी ये आराम से उग जाते हैं। सेमी एराइड एरिया के अंदर भी, सेमी एराइड एरियाज के अंदर भी ये आराम से उग जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि दे आर रिच इन आयरन, दे आर रिच इन आयरन। तो आपको पता है मैक्सिमम जो इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है एनीमिया, एनीमिया मतलब कि खून की कमी। तो जहां पे आयरन, अगर हम मिलेट्स का ज्यादा कंजम्पशन रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो खून की कमी है, ओके, एनीमिक हैं जो लोग, अगर वो मिलेट्स ज्यादा खाएंगे तो वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने एनीमिया को। ओके, सेकंड इसके अलावा क्या है कि इट इज ऑल्सो गुड फॉर द, इट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फाइबर, फाइबर अच्छा मिलता है इससे। तो जो बाकी जो बॉडी के जो सर्कुलेशन है, डाइजेशन वगैरह, वो भी यहां से अच्छे रहते हैं। तो इसीलिए इंडिया इसको प्रमोट कर रही है। दूसरा क्या है, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मिलेट्स एट हाईएस्ट लेवल, समझ रहे हो? इसीलिए तो इंडिया के रिक्वेस्ट के ऊपर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को घोषित करवाया गया था। इससे पहले 2018 में, क्योंकि पीपीएससी कई बार ऐसे डिटेल में पूछ लेती है, तो 2018 के अंदर भी इंडिया ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यूएन से घोषित करवाया था। लेकिन ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज 2018 से इंडिया के पीडीएस सिस्टम के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर मिलेट्स को शामिल कर लिया गया था। अभी तक गेहूं और चावल मिलता था, तो कहीं ना कहीं उस दिन से मिलेट्स को भी शामिल कर लिया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ओके, ये बात है। खास बात ये आपने ये रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, जब भी हम बात करते हैं WFP की, तो सबसे बड़ी एजेंसी जो दुनिया में हंगर को फाइट कर रही है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कौन सा है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। किसका है ये? एफएओ का। एफएओ का है, एफएओ क्या है? एफएओ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। प्लीज इसको डिटेल में याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मुफ्त के 2 नंबर मत छोड़ के आना। ओके, चलिए अब इंडिया ने तो इंटरनेशनल ईयर घोषित करवाया ही, लेकिन इसके साथ जो एफएओ के साथ एक इंपॉर्टेंट एजेंसी और काम करती है, WHO। और कोरोना जब से फैला है तो WHO इज ऑलवेज इन न्यूज। ओके, WHO न्यूज में है, तो इसलिए हम कुछ अब थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं किसके बारे में, WHO के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे मैक्सिमम लोगों को WHO के बारे में पहले से ही पता होगा, WHO के बारे में मैक्सिमम लोगों को पहले ही पता होता है। जो नहीं पता होता है वो होता है एफएओ के बारे में। ओके, एफएओ के बारे में नहीं पता। इसके अलावा कुछ और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम एमसीक्यूज के थ्रू ही कवर करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर से क्वेश्चन आना मुश्किल है, ना ये न्यूज में है अभी, तो इसलिए इनका इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो WHO के बारे में बात कर लेते हैं। अब WHO आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दुनिया के अंदर जितने भी डिजीज होते हैं, चाहे कम्युनिकेबल हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, उन सब की रोकथाम के लिए कि टू बिल्ड ए हेल्दी वर्ल्ड, उसका काम करती है WHO। WHO की दूसरी खास बात क्या है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, ये इसको आपको याद रखने की याद रखने में ज्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो बाकी कहीं पे जिनेवा स्विट्जरलैंड, वहीं पे ही इसका हेडक्वार्टर है। सेकंड चीज आपने एक बात और देखनी है आपने, इसका जो मेंबर हैं, इसके 194 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 194 मेंबर्स हैं। 194 मेंबर्स हैं, मतलब एक काफी एक बड़ी चीज है। इवन यूनाइटेड नेशन के अंदर भी 193 मेंबर हैं, ओके, जो कंप्लीट हैं। लेकिन WHO में कुछ एसोसिएट स्टेट्स हैं जैसे, ठीक है, उनको भी कसोवा वगैरह, उनको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है, जो कि वहां पे यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं मिली हुई। बट इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन। तो टोटल 194 मेंबर, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, मैंने पहले आपको बता दिया। ओके, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने, WHO का ऑफिस अपने न्यू दिल्ली के अंदर भी है, कि रीजनल लेवल के ऊपर इन्होंने ऑफिस सेट किए दुनिया में। जैसे फॉर एग्जांपल एफएओ का जो ऑफिस है वो कहां पे है? अपना रोम में है, बट उनके रीजनल ऑफिस नहीं है। WHO के रीजनल ऑफिस हैं, क्योंकि हर एक जो दुनिया का पार्ट है, उसके हर एक पार्ट के अंदर अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है। फॉर एग्जांपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वी हैव एन इश्यू ऑफ
कम्युनिकेबल डिजीज, टीबी, ठीक है, वायरस, ये सारे होते हैं। बट अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की तो डब्ल्यूएचओ वहां का फोकस करेगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर, या फिर जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर। सो दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनल सेंटर्स। किस पर वर्क करते हैं? रीजनल सेंटर। ओके अब जैसे अगली बात, जैसे कि आपने एफएओ के अंदर आपने सुना कि एफएओ के अंदर एक काउंसिल है जो कि चलाती है क्या? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो क्या यहां पे ऐसी कोई काउंसिल है जो ऐसे काम चलाती है? तो हां ये है, इसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। क्या है ये? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये हर साल मई के महीने में मिलती है और बात करती है कि दुनिया के अंदर अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। ओके मई में मिलती है। इस बार तो एक ही बात थी, क्या थी? कोरोना। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मई के अंदर मिलती है। ओके अब ये होती कहां पे? ये होती जिनेवा में, जिनेवा में। बट मेरे को जो डब्ल्यूएचओ के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग एक टर्म लगी है जो आजकल आई है रिसेंटली, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा अभी विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स ओनली, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो बेसिक बात है। मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम बच्चों को डब्ल्यूएचओ के बारे में पता होगा, ऐसी कोई बात है नहीं। अब देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जितने भी 194 मेंबर्स हैं उन सबके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के अंदर जनरल असेंबली है, डिस्कशन जो भी होता है कहां पे होता है? जनरल असेंबली के अंदर। तो डब्ल्यूएचओ का जितना भी डिस्कशन होता है वो कहां होता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर। ओके बट जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दुनिया की व्हेन इट्स कम टू द हेल्थ एंड डिजीज। किसके बारे में? हेल्थ और डिजीज के बारे में जब हम बात करते हैं, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वाज इन न्यूज वाई, जब लास्ट बारी मिली 2019 के अंदर, तब उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी। एक तरीके से क्या ली थी प्रतिज्ञा? आप सबको पता है एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर ये है कि सबको कहीं ना कहीं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए, भाई खत्म हो जाने चाहिए, सबको डिजीज को मिलना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए। और पिछले साल ही इंडिया ने भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने के लिए आयुष्मान भारत स्टार्ट कर दिया, किया नहीं किया? तो उसका जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई? डब्ल्यूएचओ से। डब्ल्यूएचओ ने लास्ट ईयर एसडीजीज के साथ, मतलब कि 2030 तक सबको यूनिवर्सल हेल्थ केयर देने की बात कही है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर, हेल्थ कवरेज, सॉरी नोट, मतलब कि हर एक बीमार आदमी को मेडिसिन मिले, हर एक बीमार आदमी को मेडिसिन मिलनी चाहिए, ये उनका टारगेट है। ओके अब जो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ये क्या कह रहा है? ये कहता है इट जस्ट वांट टू एंश्योर ऑल पीपल एंड कम्युनिटीज टू हैव क्वालिटी हेल्थ एक्सेस वेयर व्हेन दे नीड देम। चाहे उनकी फाइनेंशियल हार्डशिप भी चल रही हो तो जब उनको जरूरत हो तो सबको वो दवाइयां मिलती ही रहें। ओके सबको वो दवाइयां मिलती रहें। अब इसके अंदर खास बात ये है कि जब हम हेल्थ कवरेज की बात करते हैं तो यूं नहीं कि आपको गए और दवाई लेके भेज दी, ये तीनों लेवल के ऊपर काम करती है। तीनों, पहला प्रिवेंशन के ऊपर। अब मान लो कि कोलरा को से बचना है तो प्रिवेंशन में क्या होगा? आपको क्लीन वाटर देना पड़ेगा, क्लीन वाटर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? प्रिवेंशन के ऊपर भी काम कर रही है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर। क्लीन वाटर चाहिए, सैनिटेशन चाहिए। ओके दूसरा बात प्रिवेंशन पे बात करती है तो उसके बाद ट्रीटमेंट पे बात करती है। फॉर एग्जांपल आपको अगर बीमारी होगी तो आपको दवाई मिलनी चाहिए, ट्रीटमेंट भी मिलनी चाहिए। ओके एंड थर्ड जो पहली बार बात हुई है वो है रिहैब, कि एक बार आप जब हॉस्पिटल से घर चले जाते हो तो उसके बाद भी आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं आती। आपको क्या? एक प्रॉपर डाइट चाहिए, आपको प्रॉपर, कई बार जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनके अंदर क्या आपको क्या चाहिए? बाद में आपको फिजियोथेरेपी चाहिए। वो सारे का सारा कवर करना चाहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अपने किसमें? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो पार्ट है। तो जब भी अगर आप अपने जब मेंस भी लिखोगे तो प्लीज इस बातें फोकस करना, जब भी आपके हेल्थ के ऊपर आप ऐसे लिखो तो फोकस ऑन इन ऑल 3 की एरियाज, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहैब, सबके ऊपर आपने फोकस करना है, आपने एक की करके नहीं छोड़ देना है। ओके कि आपका तो भाई दवाई दे दी, बात खत्म। अभी आयुष्मान भारत के अंदर जो वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट आया कि वेलनेस सेंटर में ही तो है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार लो, योगा करो, रनिंग करो, खाना जो है वो अपने लिमिट के हिसाब से खाओ, जहाँ हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप तला भुना खाना मत खाओ। ये सारा का सारा उन्होंने कवर किया है। दे आर नॉट ओनली फोकसिंग कि आप गए और आपको दवाई मिल गई, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट कि ये आपको बीमार होने से भी बचाना चाहते हैं। ओके तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।
चलिए, अगर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ऑब्वियसली बात है, दिस इज प्रीमियर, तो आप चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्न आउट कंडीशन। बर्न आउट कंडीशन, WHO ने रिसेंटली एक टर्म ये दिया है, बर्न आउट कंडीशन। इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसका जो बॉक्स है एक बार दूसरे कलर से बना देता हूं, इस पर फोकस करना आपने। बर्न आउट कंडीशन, क्या कीजिए, बर्न आउट कंडीशन क्या है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज दिस बर्न आउट कंडीशन। ओके, अब जो WHO ने पहली बार इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD है कि भाई कौन कौन सी दुनिया में बीमारियां कौन कौन सी है, एक नई बीमारी ऐड की है, दैट इज बर्न आउट कंडीशन। बर्न आउट कंडीशन, अब ये कंडीशन आखिर है क्या, बर्न आउट कंडीशन क्या है, तो इट इज वेरी सिंपल। इन्होंने कहा है कि देखो आजकल जो जॉब स्ट्रेस से जो बीमारियां हो रही हैं, जॉब स्ट्रेस से जो बीमारी हो रही है, ओके, उसको हम कहते हैं, जो सिंड्रोम, उसको कहते हैं बर्नआउट कंडीशन। जॉब स्ट्रेस, आजकल क्या जॉब के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है लोगों का, दे आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर डाइट, फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर अपने जो लाइफस्टाइल है वो अच्छे से मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, ज्यादा दारू पी रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो जॉब स्ट्रेस की वजह से जो भी कंडीशन, एक सिंड्रोम क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बर्नआउट कंडीशन। क्या कहते हैं, बर्नआउट कंडीशन। अगर हम इसको ज्यादा एक तरीके से रिफाइन फॉर्मेट में कहें, अगर आपको कई बार मेंस में लिखने हो तो आप क्या लिखोगे, व्हेन द वर्क प्लेस स्ट्रेस इज नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, कि आपका जो वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस है उसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, ये बात है। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, तो ये बर्नआउट कंडीशन आपने लिख लेनी है, बर्नआउट कंडीशन। ओके, अब इसके सिंड्रोम्स क्या क्या आपको पता करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके सिंड्रोम्स क्या क्या है आपको बिल्कुल भी पता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसके अलावा अभी कुछ और चीजें न्यूज में थी। वो न्यूज में क्या था, वो न्यूज में था कि रिसेंटली एक कन्वेंशन, एक रिपोर्ट उन्होंने, जो लास्ट रिपोर्ट जो WHO की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर उन्होंने क्या एक टाइटल दिया था, सेविंग लाइव्स एंड स्पेंडिंग लेस। क्या था, सेविंग लाइव्स एंड स्पेंडिंग लेस। तो पहली बार WHO ने रिकॉग्नाइज किया कि पैसा एक बहुत बड़ी, कि आप जब भी इलाज है वो बहुत महंगा हो गया है, सेविंग लाइव्स एंड स्पेंडिंग लेस, कि इलाज है वो बहुत महंगा हो गया है आज के दिन, आपको अपना इलाज है वो अच्छे से करवाना है, तो आपको क्या कहते हैं, अब हमें सिर्फ दवाइयों के ऊपर फोकस नहीं करना कि हमें नई नई दवाइयां बनानी है, हमें बात करनी है कि दवाइयां बनानी है और साथ में हमने उनको अफोर्डेबल भी रखना है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आयुष्मान भारत, जो आयुष मिनिस्ट्री है, जो बार बार ये कहती है कि जेनेरिक मेडिसिन पे फोकस करो, ओके, तो कहीं ना कहीं WHO ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है, वो वैसे तो यहां पे नहीं पूछा जाएगा, बट सौम्या स्वामीनाथन को WHO का जो चीफ साइंटिस्ट है बनाया गया, इंडियन साइंटिस्ट है वो, क्या नाम है लिख देता हूं उनका, सौम्या स्वामीनाथन। ओके, सो दीज आर द सच इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे को लगता है कि आपसे प्रीलिम्स के अंदर PPSC पूछ सकता है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज डू कमेंट। ओके, जो भी आपका कमेंट होगा उसका मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए, अगर कोई सजेशन हो या कोई, हम बहुत जल्दी आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस भी लेके आने वाले हैं PCS के लिए, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।